वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने अपील जो है उसका टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेफरेंस एंड द रिवीजन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू, रेफरेंस एंड द रिवीजन। अगर मैं बात करूं पावर की, तो जब हम लोग एडमिशन लेते हैं लॉ में, बीइंग एज अ स्टूडेंट, तो हमारे पास सिर्फ एक ही सोच होती है कि मुझे लॉ करके जज बनना है, एक पावर को अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करना है, मुझे पावर चाहिए, आई नीड अ पावर। अगर पावर का नशा किसी को गलत हो गया और वो वहां पर अपनी पावर मिसयूज करने लगा, तो यहां पर उसको चेक करने के लिए वी हैव अ 3 powers given to the higher authority, that is appeal, reference and the revision, right? ताकि नीचे वाले जो अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश भी करते हैं तो हायर अथॉरिटी अपनी पावर को यूज करके उनके ऑर्डर को, उनकी लीगैलिटी को चेक कर लेते हैं, ताकि गलत ना हो सके, किसी को इनजस्टिस ना हो सके, सबको जस्टिस मिले। इसलिए पूरे सीआरपीसी में अगर हम बात करें तो वी हैव अ रिवीजन, रेफरेंस एंड एज वेल एज अपील। वी हैव 3 टॉपिक्स, राइट? अपील ऑलरेडी हमने कर लिया है कवर, रेफरेंस और रिवीजन आज हम लोग इसी टॉपिक में कवर करेंगे ना। अगर मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली एक बात माइंड में आती है, किसी को हायर अथॉरिटी को रेफर करना है, क्या मैटर करना है रेफर, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो वी हैव अ सेक्शन 395 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 405 जो डील कर रहे हैं रेफरेंस एंड रिवीजन के रिगार्डिंग। रेफरेंस किस बात के लिए रेफरेंस किया गया है? रेफरेंस करने के लिए जो ट्रायल कोर्ट है, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, क्योंकि रेफरेंस जो है वो हाई कोर्ट को किया जाता है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है हाई कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो रेफर कर देते हैं केस। क्या रेफर करते हैं? उनको लगता है, अगर ट्रायल कोर्ट को, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, अगर उनको लगता है कि कोई एक्ट, कोई ऑर्डिनेंस, कोई रेगुलेशन या कोई एक्ट की कोई प्रोविजन वो इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है, इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है, बट ना तो वो हाई कोर्ट द्वारा डिक्लेयर की गई हैं और ना अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो डिक्लेयर की गई है, बट आई थिंक कि वो इनऑपरेटिव है और इनवैलिड है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बीइंग एज ए मैजिस्ट्रेट, बीइंग एज ए सेशन जज, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन। सो आई एम इन अ डाउट and in order to clear my doubt I refer the case to the high court। और वो रेफर किस पॉइंट ऑफ व्यू करूंगा? मैं रेफर करूंगा कि मुझे लगता है कि शायद ये जो एक्ट है, ये ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन या फिर कोई लॉ की प्रोविजन, मुझे लगता है वो इनऑपरेटिव है, इट इज इनवैलिड, बट येट इट इज टू बी डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए मैं ये अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको ये केस रेफर कर रहा हूं, ताकि मुझे ये बता सको आप कि प्लीज ये प्रोविजन, एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन इनवैलिड है, ये इनऑपरेटिव है या नहीं है। तो हाई कोर्ट को जब भी वो रेफर करेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट अपनी ओपिनियन देने के बाद वो वापस ट्रायल कोर्ट को वो अपनी जो ऑर्डर है वो सबमिट कर देगा। और जो ट्रायल कोर्ट होता है हमारा, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, वो उसके अकॉर्डिंग, जो हाई कोर्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेक्शन 495 इट सेज व्हेन एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड, द वर्ड इज सेटिस्फाइड इज यूज्ड। उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन में ये जो केस है, इसके ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस केस एक क्वेश्चन राइज हो गया कि कोई एक्ट की वैलिडिटी के रिगार्डिंग, ऑर्डिनेंस के वैलिडिटी के रिगार्डिंग, रेगुलेशन, प्रोविजंस के जो उसकी वैलिडिटी के रिगार्डिंग, तो फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस वो इंपॉर्टेंट है कि ये हमें पता होना चाहिए कि ये ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव है, ये वैलिड है या इनवैलिड है। बट एंड इज ऑफ ओपिनियन, बट कोर्ट कहता है कि ये मेरी ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि बेसिकली ये जो एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, प्रोविजन, वो इनवैलिड है और इनऑपरेटिव है, बट ये अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी डिक्लेयर नहीं किया गया इसको। तो इसलिए कोर्ट शैल स्टेट अ केस, वो प्रॉपर केस जो है वो रेफर करेगा हाई कोर्ट को, अपनी ओपिनियन भी अटैच करेगा और वो क्वेश्चन भी अटैच करेगा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या प्रोविजन, ये इनवैलिड है और मुझे लगता है कि क्यों इनवैलिड है, वो मैं लिख के अपनी ओपिनियन जस्टिफाइड करके वो रेफर करूंगा हाई कोर्ट को। एक्सप्रेशन वो यूज करेंगे। रेगुलेशन देखो बेसिकली जो है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डेफिनेशन लेंगे। सेकंड क्लॉज सेज जो कोर्ट ऑफ सेशन, जो मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट हैं, मे इफ इट or he think fit in any case pending before it
और हिम टू विच एन एप्लीकेशन प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 डू नॉट अप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। यहाँ पर स्टूडेंट्स जहाँ पर ज्यादातर गड़बड़ होती है। क्यों गड़बड़ होती है? क्योंकि हमारे पास हमारा माइंड सेट है कि यहाँ पर जो 495 सेक्शन वो डील कर रहा है सिर्फ एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन प्रोविजन, इसी के साथ डील कर रहा है। सॉरी, ये सिर्फ फर्स्ट क्लॉज बोल रही है। सेकंड क्लॉज जो हम बात कर रहे हैं वो ओपन डोर है, बिल्कुल ओपन डोर है। उसमें एक्ट रेगुलेशन ऑर्डिनेंस या फिर अकेली प्रोविजन नहीं आती, उसमें सब कुछ आया था। तो यहां पर क्या लिखा है? कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट may fit or he think fit in any case pending before it or him to which the provision of subsection 1 does not apply। जहां पर प्रोविजन 1 अप्लाई नहीं होती, एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन प्रोविजन अप्लाई नहीं होती, रेफर फॉर द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। व्हाट इज इट रिटन? एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन द प्रोविजन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। मुझे लगता है यहां पर डाउट है, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ तो मैं रेफर कर दूंगा। Got it? Third says any court making a reference to the high court, जिस कोर्ट ने रेफर कर दिया केस हाई कोर्ट को, तो अपने जो प्रोसीडिंग वो पेंडिंग जब तक है, बेसिकली पेंडिंग द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, जब तक हाई कोर्ट उसको डिसीजन नहीं देता तब तक जो जिस कोर्ट ने रेफर किया है केस, वो कोर्ट अक्यूज्ड अगर वो जेल में है तो उसको बेल दे देगी राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर लिखा है कमिट द अक्यूज्ड टू जेल और रिलीज हिम ऑन बेल टू अपेयर व्हेन कॉल्ड अपॉन। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार यहाँ पर केस तो जो इक्विटल वाला है तो मैं उसको जेल भेज दूंगा, तो मुझे क्या लगता है ये इक्विटल वाला केस है, कमीशन वाला नहीं है। अगर कमीशन वाला तो उसको जेल भेज दूंगा। अगर मुझे लगता है ये इक्विटल वाला केस है बट स्टिल आई नीड कि ये जो डाउट है वो क्लियर होनी चाहिए, तो अगर वो जेल में तो उसको मैं बेल दे दूंगा। इट्स वेरी सिंपल राइट। 496 सेज हाई कोर्ट में रेफरेंस आपने दे दिया। अब हाई कोर्ट जो है वो अपनी ओपिनियन देगी। जब अपनी ओपिनियन देगी और ओपिनियन देने के बाद वो नीचे सेंड कर देगी उस कोर्ट को जिस कोर्ट ने उसको रेफर किया था केस। अब वो वाली कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो उसके अकॉर्डिंग वो केस डिस्पोज ऑफ कर देगी। इट्स वेरी सिंपल। हाई कोर्ट में डायरेक्ट बाय हुम द कॉस्ट, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट कहती है आपने मुझे रेफरेंस किया है, इसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? तो हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में ये डिक्लेयर कर देगी कि भाई किस पार्टी से कॉस्ट लेनी पड़ेगी मुझे, तो वो खुद अपने ऑर्डर में ही वो डिसाइड कर देती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेफरेंस। हम लोग कहते हैं ना यार, नॉर्मली अपने दोस्त को भी कहते हैं कि ऐसा करना, आप डॉक्टर के पास चले जाना और मेरा रेफरेंस दे देना, मेरे रेफरेंस से आप काम हो जाएगा। तो ये सेम थिंग है रेफरेंस। हम लोग रेफर करते हैं केस, जैसा वो कहेंगे हम लोग वैसा कर देंगे। अगर हाई कोर्ट कहते हैं कि इनवैलिड है तो इनवैलिड है, अगर वो कहती है वैलिड है तो वैलिड मान के चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अ लास्ट दैट इज द रिवीजन। 497 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 405 वो डील कर रहे हैं रिवीजन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लैंग्वेज इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। रिवीजन में, अपील में, और चाहे वो रेफरेंस है, इनमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए डायरेक्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो 497 सेज कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। अब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों के पास पहली बार रिवीजन की पावर्स हैं। ये नॉर्मली प्री में बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन आ चुका है, नंबर ऑफ टाइम्स, कि क्या हाई कोर्ट के पास, जहां कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी रिवीजन की पावर है। इट इज मेंशन इन 397। तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट वो रिकॉर्ड जो है वो कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रोसीडिंग का, जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है किसी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट में। यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट वर्ड यूज किया गया, क्रिमिनल कोर्ट, क्योंकि हम लोग सीआरपीसी कर रहे हैं राइट। तो कि कोई भी अगर केस क्रिमिनल कोर्ट में पेंडिंग है राइट, तो उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं ताकि हम लोग ये सेटिस्फाइड कर सकें कि जो ऑर्डर या कोई डिसीजन दिया है इंफीरियर कोर्ट ने, क्या वो करेक्ट है, रिगार्डिंग द करेक्टनेस, रिगार्डिंग द लीगैलिटी, रिगार्डिंग द प्रोप्राइटी ऑफ एनी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर जो इंफीरियर कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है, पास किया है। इट इज इन रिगार्डिंग विद द फाइंडिंग, सेंटेंस एंड ऑर्डर। जो फाइंडिंग्स रिकॉर्ड की गई हैं मैजिस्ट्रेट द्वारा, इंफीरियर कोर्ट द्वारा, जो सेंटेंस पास किया गया है, जो ऑर्डर पास किया गया है, उनके ऑर्डर, सेंटेंस और फाइंडिंग की करेक्टनेस, लीगैलिटी और प्रोप्राइटी को चेक करने के लिए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी आपसे आपका रिकॉर्ड कॉल कर सकते हैं, ताकि वो चेक कर सके कि आप लीगल काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इलीगल काम तो नहीं कर रहे। एडवोकेट के साथ किसी के साथ मिल गए, किसी को बायजनेस के अंदर आपने किसी के फेवर में ऑर्डर सुना दिया, तो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बात है। तो इसलिए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास बहुत पावर्स हैं 397 में। तो वहां पर लिखा गया है फर्स्ट क्लॉज में, देन फर्दर
यहाँ पर एक फर्दर इंपॉर्टेंट है कि व्हेन कॉलिंग फॉर सच रिकॉर्ड डायरेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, जब भी हाई कोर्ट और कोर्ट सेशन जब भी हम लोग कॉल करते हैं और रिकॉर्ड के लिए, तो वो डायरेक्ट कर देती है, हाई कोर्ट जो कोर्ट सेशन वो डायरेक्ट कर देती है कि अगर कोई सेंटेंस आपने सुना दिया है तो उसकी एग्जीक्यूशन को फिलहाल सस्पेंड किया जाए। जो आपने ऑर्डर सुना दिया फिलहाल उसको सस्पेंड किया जाए। एंड इफ द अक्यूज इन कन्फाइनमेंट, अगर अक्यूज जेल में है, बंद है, उसको फटाफट रिलीज करो ऑन बेल, चाहे वो पर्सनल बॉन्ड है चाहे वो जो भी है, उसको फटाफट उसको बाहर निकालो टिल जब तक मैं रिवीजन जो है वो अपनी पावर यूज कर रहा हूं, तब तक आपको उसको ये काम करना पड़ेगा। ये डायरेक्शंस हैं। तो यहां पर भी वो लिखा है कि मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर मैजिस्ट्रेट को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी इंक्लूड किया गया है। तो कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, चाहे वो ओरिजिनल पावर यूज कर रहा है चाहे वो एपीलेट पावर यूज कर रहा है, स्टिल द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन दे हैव अ पावर कि उनके साथ वो रिकॉर्ड वो कॉल करके उनकी लीगैलिटी, उनकी करेक्टनेस, उसकी प्रॉपर्टी ऑफ फाइंडिंग ऑर्डर और सेंटेंस को चेक किया जा सके। सेकंड क्लॉज सेज द पावर ऑफ द रिवीजन confident under subsection shall not be exercised in regard with the interlocutory orders। लॉ कहता है कि interlocutory orders, it is not a final order। interlocutory orders के रिगार्डिंग 397 अप्लाई नहीं होता। गॉट इट। तो बेसिकली इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो पास किए गए हैं किसी अपील में, इंक्वायरी में, ट्रायल में या अदर प्रोसीडिंग ऑफ दिस सीआरपीसी में, तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पर 397 अप्लाई नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट, राइट। थर्ड क्लॉज सेज कि जो इफ एन एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन हैज बीन मेड बाय एनी पर्सन आइदर टू द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, यहां पर दो के पास पावर है 397 में। आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो जहां आप सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपने आइदर वन कोर्ट आपको चूज करना है, अगर आपने हाई कोर्ट चूज कर ली तो आप कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जा सकते। अगर आपने कोर्ट ऑफ सेशन चूज कर लिया तो आप दोबारा एप्लीकेशन हाई कोर्ट में नहीं मूव कर सकते। यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आप हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में, अगर आइदर ऑफ दिस कोर्ट में अगर आप जाते हो तो नो फर्दर एप्लीकेशन बाय द सेम पर्सन शैल बी एंटरटेन्ड बाय अदर ऑफ देम। तो दूसरी कोर्ट में आप दोबारा नहीं लगा सकते। अगर आपने सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल किया आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर आपने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है रिवीजन की, तो आप वापस आके दोबारा सेकंड एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं लगा सकते। इट्स वेरी सिंपल। देन 398 इट इज इन रिगार्ड टू द पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है बेसिकली है वो उनके पास पावर्स हैं। वो जब भी वो कॉल रिकॉर्ड कर देते हैं तो वो कहीं ना कई बार वो डायरेक्शन भी देते हैं सीजीएम को जहां अदर किसी मैजिस्ट्रेट को कि इसके रिगार्डिंग जो है वो मैटर के रिगार्डिंग आप फर्दर इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करने के बाद उसकी रिपोर्ट हमें सबमिट करो। तो ये भी कॉल इनके पास ऑर्डर है, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। तो यहाँ पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट अगर उनको लगता है कि यहाँ पर फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए तो वो डायरेक्ट कर देंगे सीजीएम को, जहां मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम मींस सीजीएम के जो मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट है उसके मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो उनकी बात कर रहा है। तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर अगर उन्हें ऑर्डर दे दिया लाइक 303 में अगर की जो है, या फिर फोर्थ क्लॉज ऑफ सेक्शन 204 में अगर आपने कंप्लेंट जो है वो डिसमिस की है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कंप्लेंट जो रिवीजन में गया है तो डेफिनेटली फर्दर इंक्वायरी के लिए भी ऑर्डर कर सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ दो सेक्शन है 303 एज वेल एज 204। अगर इन दोनों सेक्शन में ऑर्डर हुआ है तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन फर्दर इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, राइट। नो कोर्ट शैल मेक एनी डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन फॉर इंक्वायरी अनलेस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज व्हाई सच डायरेक्शन शुड नॉट बी गिवन टू द पर्सन। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पर लिखा है प्रोवाइडेड नो कोर्ट शैल मेक एनी डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन फॉर इंक्वायरी इनटू द केस ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन डिस्चार्ज्ड। जिसको डिस्चार्ज कर दिया 303 में, उसके रिगार्डिंग अगर आपने एप्लीकेशन गई, आपने मूव किया, कंप्लेनेंट ने मूव किया, रिवीजन की, तो डेफिनेटली रिवीजन की अगर आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकते जब तक आप उस अक्यूज को जिसको डिस्चार्ज कर दिया आप उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना दे दो। 203 में आपने डिस्चार्ज कर दिया, उसको एटलीस्ट कॉल तो कर लो, उसको सुन तो लो, तब आप जो भी ऑर्डर सुनाना चाहते हो आप सुना लो फर्दर इंक्वायरी के लिए, दैट डजंट मैटर, राइट। 399 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन क्योंकि इसका लिंक 401 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 401 सिर्फ हाई कोर्ट की पावर्स हैं। 399 में वहां पर लिखा है जो सेशन कोर्ट है उसके बाद भी सेम पावर्स हैं। जब भी सेशन कोर्ट रिवीजन जो है वो रिवीजन रिवाइज करती है किसी भी ऑर्डर को रिगार्डिंग द करेक्टनेस, लीगैलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी फाइंडिंग सेंटेंस एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग, तो वो पावर सेम यूज करती है जो हाई कोर्ट के जज के पास पावर्स है 401 में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
In any case of any proceeding, the record of which has been called for by himself, the session judge may exercise all or of the any of the powers जो हाई कोर्ट के पास पावर दी गई है 401 सेक्शन की सब क्लॉज 1 में। तो सेशन कोर्ट हैज द सेम पावर जो हाई कोर्ट के पास है, राइट। सेकंड क्लॉज सेज कि when any proceeding by way of revision is commenced before a session judge, the provision of subsection 2, 3, 4, 5 of section 401 जो है बेसिकली so far as may apply to such proceeding। तो 401 के पूरे प्रोसीडिंग सारी की सारी प्रोसीडिंग जो प्रोसीजर है 401 में दिया गया वो सारा 399 में अप्लाई हो जाएगा। तो सेशन कोर्ट के पास भी सेम पावर सेम प्रोसीजर होगा, वो उसके साथ डील करेगा। थर्ड क्लॉज क्या कहती है, नो फर्दर रिवीजन में यहाँ पे बोर्ड है बेसिकली थर्ड क्लॉज इट्स नो फर्दर रिवीजन। यहाँ पे लिखा है व्हेन एनी एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन बिफोर द सेशन जज। अगर किसी ने सेशन जज में रिवीजन फाइल कर दी तो डिसीजन हो गया सेशन जज का, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि उसको वो डिसीजन को फाइनल माना जाएगा। और वो डिसीजन अगर फाइनल माना गया तो आप सेकंड जो है वो रिवीजन की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में नहीं मूव कर सकते, वो ऑलरेडी हमने डिसाइड किया था, दैट इज 397 की थर्ड क्लॉज में, राइट। देन 400 सेक्शन क्या कहता है, पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज। Additional session judge के पास भी same power shall have and may exercise all the power of the session judge under this chapter in respect of any case which may be transferred to him. As I said earlier कि मैंने number of times में कहा कि बेसिकली additional session judge, assistant session judge, वो अगर session judge उसको केस ट्रांसफर करेगा, राइट, सो उनको भेजेगा तो वो वही केस हैंडल करते हैं। तो अगर वो सेशन जज ने उसको रिवीजन उनको दे दिया, रिवीजन की पावर दे दी, तो डेफिनेटली वो जो एडिशनल सेशन जज उनके पास भी सेम पावर्स होगी जो सेशन जज के पास होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। 401 ये इंपॉर्टेंट है, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट 401 सेक्शन है, क्योंकि 399 में कौन सी पावर यूज कर रहे हैं 401 के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर 401 में लिखा है कि हाई कोर्ट बेसिकली जो है मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड ऑन कोर्ट ऑफ अपील। जो कोर्ट ऑफ अपील के पास पावर्स हैं वो सारी की पावर्स हम लोग हाई कोर्ट के पास रिवीजन में भी आ जाती है ऑटोमेटिकली। कौन से सेक्शन में 386, 389, 390, 391 सेक्शन में या 307 में जो सेक्शन जज के पास जो पावर्स होती हैं वो जो पावर्स हैं वो सारी पावर्स इनके पास भी आती हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग तो केस शैल बी डिस्पोज ऑफ इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 392। तो 392 के अकॉर्डिंग वो केस भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, इनके पास बहुत पावर दी गई है हाई कोर्ट के पास। तो यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज दैट नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। कोई भी ऑर्डर हाई कोर्ट नहीं कर सकती जो प्रिजुडाइज कर रहा है अक्यूज को। जब तक आप अक्यूज को अपॉर्चुनिटी नहीं देते उनको सुनने के लिए, तब तक आप ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं सुना सकते जो अक्यूज को प्रिजुडाइज कर रहा है, जो उसको अफेक्ट कर रहा है। तो अगर कोई भी ऑर्डर आपका जो अक्यूज को अफेक्ट करेगा तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी, राइट। थर्ड पॉइंट सेज कि जो हाई कोर्ट जब रिवीजन की फाइल जो रिवीजन की पावर यूज कर देती है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को हमने पावर नहीं दी कि टू कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ इक्विटल इनटू वन ऑफ द कन्विक्शन। फाइंडिंग्स को आप नहीं कर सकते आप चेंज, जो फाइंडिंग्स दी गई है इक्विटल की आप सेम फाइंडिंग के ऊपर आप कन्विक्शन दे रहे हो, तो फाइंडिंग्स बेसिकली वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको रोक दिया गया है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज द हाई कोर्ट टू कन्वर्ट अ फाइंडिंग। फाइंडिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, फाइंडिंग को कन्वर्ट सेम फाइंडिंग होगी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन फाइंडिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते आप कि इक्विटल करने के लिए आपने कन्विक्शन कर दी तो फाइंडिंग्स को आप चेंज कर दो, फाइंडिंग्स को अल्टर नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है। फोर्थ क्लॉज सेज अगर यहां पर अपील लाए करती है किसी ऑर्डर के रिगार्डिंग, राइट, और अपील फाइल नहीं की गई एग्रीड पार्टी द्वारा, तो वो पार्टी रिवीजन में नहीं जा सकती। दैट इज वेरी सिंपल कि जहां पर अपील की पावर्स हैं, अपील के राइट दिया गया किसी पार्टी को, तो वो रिवीजन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि रिवीजन कहां पर फाइल की जाती है जहां पर अपील की पावर नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी पर्सन को अपील की पावर है, अगर उसने अपील नहीं फाइल की, इंस्टेड ऑफ दैट आप रिवीजन में नहीं जा सकते। फोर्थ पॉइंट सेज यहाँ पर सॉरी फिफ्थ पॉइंट सेज कि यहाँ पर वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज, अपील तो लाई करती है बट एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैज बीन मेड टू द हाई कोर्ट। आपने हाई कोर्ट में भी अपील फाइल कर दी यहाँ पर, और अपील भी फाइल कर दी और हाई कोर्ट में आपने रिवीजन भी फाइल कर दी। हाई कोर्ट को लगता है यहाँ पर अपील ऑलरेडी आपने फाइल की है और आप रिवीजन की फाइल भी कर रहे हो, तो हाई कोर्ट को लगता है कि ये अपील जो रिवीजन है वो उसको अपील में कन्वर्ट कर देते हैं। जब कोर्ट कई बार करती है कि हम एक ऐसा कोई मतलब अगर वो ऑर्डर अपीलेबल है, आपने रिवीजन की फाइल कर दी,
हाई कोर्ट को लगता है, सेशन कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर जो रिवीजन है ये बनती नहीं है क्योंकि ये तो अपीलेबल ऑर्डर्स है। तो हाई कोर्ट के पास, उसके पास पावर है हाई कोर्ट के पास कि वो उस एप्लीकेशन को, रिवीजन की एप्लीकेशन को ही ट्रीट कर लेते हैं अपील में, तो उसको एज ए अपील उसको मान के चलते हैं, उसको डिसाइड कर देते हैं। ये थर्ड में मेंशन किया गया है। देन 402 सेक्शन क्या कहता है? पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफर रिवीजन केसेस। अगर ऐसा कोई केस जहां पर एक से ज्यादा अक्यूज पर्सन को कन्विक्शन हुई है और एक अक्यूज पर्सन जो है वो हाई कोर्ट में चला जाता है, दूसरा अक्यूज सेशन कोर्ट में रिवीजन में चला जाता है दोनों रिवीजन में चले जाते हैं, एक हाई कोर्ट चला जाता है रिवीजन में और उसी ट्रायल में जो दूसरा कन्विक्टेड पर्सन है वो सेशन कोर्ट में चला जाता है। तो यहां पर हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सेशन कोर्ट जो है वो रिवीजन की फाइल जो है उसको, जो उसके सामने प्रोड्यूस किया है, रिवीजन फाइल किया गया, वो रिवीजन सुनेगा या वो वापस हाई कोर्ट को भेजेगा। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि वो रिवीजन सिर्फ मैं ही सुनूंगा तो वो सेशन कोर्ट को ऑर्डर देगा कि आपके पास जो रिवीजन फाइल की गई है वो मुझे ट्रांसफर कर दो। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि भाई नहीं, यहाँ पर इतना मैटर नहीं है, मैं क्यों कंफ्यूजन हूँ, मेरे पास इतना ऑलरेडी काम है, तो मैं इस जो रिवीजन को मैं सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर देता हूँ, तो वो भी उसके पास पावर है। तो वो जो रिवीजन फाइल की गई हाई द्वारा वो हाई कोर्ट खुद ऑर्डर देके उसको ट्रांसफर कर देगा सेशन कोर्ट में कि आप दोनों सुन लो। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज में ये दिया गया है। सेकंड क्लॉज इज व्हेनेवर एनी एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज ट्रांसफर टू द हाई कोर्ट, जब भी हाई कोर्ट ट्रांसफर कर देती है, सेशन कोर्ट ट्रांसफर कर देता है हाई कोर्ट को एज पर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, तो यहाँ पर इफ इट वर एन एप्लीकेशन मेड, तो हम हाई कोर्ट ये मान के चलेगा कि आपने डायरेक्ट मेरे पास ही एप्लीकेशन लगाई है रिवीजन की, ना कि आप सेशन कोर्ट में। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ प्रिजम्पशन, हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ज्यादा, राइट? क्योंकि अगर आपने ट्रांसफर ही करवा लिया केस, आपने डायरेक्शन दे दी सेशन कोर्ट को कि आप रिवीजन मुझे ट्रांसफर कर दो, तो वो हाई कोर्ट सिर्फ ट्रीट करके चलेगा, ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि आपने डायरेक्ट मेरे कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है रिवीजन की, कोई फर्क नहीं है इससे, राइट? देन थर्ड क्लॉज सेज अगर हाई कोर्ट ट्रांसफर करता है सेशन कोर्ट को, तो सेशन कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि ये एप्लीकेशन डायरेक्ट मेरे पास ही लगाई गई है, ना कि हाई कोर्ट द्वारा, राइट? फोर्थ क्लॉज सेज व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज ट्रांसफर्ड बाय द हाई कोर्ट टू द सेशन जज, नो फर्दर एप्लीकेशन फॉर रिवीजन शैल लाई टू द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने भाई ट्रांसफर कर दी सेशन कोर्ट में रिवीजन, तो आप दोबारा हाई कोर्ट में रिवीजन में नहीं जा सकते, सेकेंड टाइम तो आप वैसे भी जा सकते, आपको एक ही चूज करना पड़ेगा कोर्ट, और वो हाई कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि मुझे वो रिवीजन नहीं सुनी, मैंने सेशन कोर्ट को आपको ट्रांसफर कर दिया, वहीं पे जाओ, तो हाई कोर्ट जो है उसके पास आप मूव कर ही नहीं सकते दोबारा। देन वी हैव सेक्शन 403 ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू हियर द पार्टीज। ओपिनियन, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन है, सॉरी इट्स नॉट ओपिनियन, इट्स ऑप्शन ऑफ द कोर्ट टू हियर पार्टीज। यहाँ पर जब भी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट रिवीजन की पावर यूज करता है तो नेचुरल बात है कि वो बेसिकली यहाँ पर पार्टी के पास कोई राइट नहीं है कि उनको पर्सनली सुना जाए या भाई उनके प्लीडर को सुना जाए, ये उनके पास कोई राइट नहीं है रिवीजन में। लेकिन रिवीजन में कोर्ट के पास जरूर पावर्स है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास, अगर वो चाहते हैं तो वो सुन भी सकते हैं, राइट? 404 सेज स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसिडर्ड बाय द हाई कोर्ट। अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड कॉल कर लिया, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जहाँ लाइक हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ने कॉल कर लिया, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जब भी वो कॉल सेंड करेगा, रिकॉर्ड सेंड करेगा, तो वो अपनी एक सबमिट करेगा अपनी पूरी स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्राउंड ऑफ हिज डिसीजन, कि मैंने डिसीजन किस ग्राउंड पे दिए हैं, राइट? मैंने ऑर्डर किस ग्राउंड पे दिए हैं, एंड एनी फैक्ट विच ही थिंक मटेरियल की मुझे मैंने जो डिसीजन जो वो फेयर दिया है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आप अपने आप को जस्टिफाइड कर सकते हो, वो आप एक रिपोर्ट आप उसके साथ सेंड कर दोगे। जब भी लाइक सपोज मैंने ए कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवा लिया, तो ए कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग जज है वो अपनी रिपोर्ट भी भेजेगा कि मेरे इस डिसीजन के पीछे ग्राउंड क्या है किन आधार पर मैंने जो है वो डिसीजन दिया है, वो ताकि वो मुझे जस्टिफाइड कर सके, तो ये आप दे सकते हो। Then we have a last section 405, the High Court order to be certified to the lower court. High Court जब भी रिवीजन की पावर यूज करती है, जब सेशन कोर्ट जब भी रिवीजन की पावर यूज करता है, तो वो जब भी रिवीजन में जो भी जब वो ऑर्डर सुनाएगा, जो भी ऑर्डर सुनाएगा वो लोअर कोर्ट को आप सेंड कर दोगे। लोअर कोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड करके केस का फैसला सुना देती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई कोर्ट खुद नहीं करता, हाई कोर्ट सिर्फ रिवीजन की पावर यूज करता है, और जो भी उसके रिवीजन में जो ऑर्डर होता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को वो सेंड कर देता है। या अभी आपसे मैंने रिकॉर्ड कॉल किया था और मुझे लगता है यहाँ पर आपने ये गलती की है, इस गलती को दोबारा से सुधारो,
तो नीचे कोर्ट वाली जो उसको उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग या सेशन कोर्ट के अकॉर्डिंग वो उस ऑर्डर को कंप्लाई करेगी एंड दैट्स इट, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 395 अप टू सेक्शन 405 ऑफ सीआरपीसी दैट डील्स विद द रेफरेंस एंड द रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।